आइए जी शुरू करते हैं बातचीत। तो हमने पिछली क्लास में हाइगेंस प्रिंसिपल को समझा दिया था और एक उसका एग्जाम्पल भी हो गया था। आप लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको पहले जाकर के उस वीडियो में कंप्लीट कर लेना। कुछ गड़बड़ है? ठीक है। तो हाइगेंस साहब का मानना है कि लाइट की पढ़ाई लिखाई वेव फ्रंट के रूप में होनी चाहिए। समझ रहे हैं? उसमें यार वो ना, एक सेकंड, यस। तो उन्होंने बताया था कि जब कोई लाइट एक जगह से दूसरे जगह चलती है तो बेसिकली किस फॉर्मेट पे चलती है? वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती होती है। अच्छा, वेव फ्रंट को बनाने का उन्होंने तरीका बताया कि अगर एक लाइट सोर्स हो, वहां से उत्पन्न हो रही हो लाइट, तो उसके आगे बढ़ने के क्रम में 90 डिग्री पर उसका वेव फ्रंट बनेगा। याद है ना आपको? और एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट बनाने का जो तरीका बताया था वो क्या था कि जब एक वेव फ्रंट बन जाए तो उसे हम लोग पहली वेव फ्रंट को, उसके सारे पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स मान लेंगे और सारे सेकेंडरी सोर्स मान करके उसके जगह पर सेकेंडरी वेवलेट्स बना लेंगे और उन सेकेंडरी वेवलेट्स के आगे टच करते हुए या स्पर्श करते हुए दूसरी वेव फ्रंट बना लेंगे। बताओ। अच्छा, जानते हैं जब दूसरी वेव फ्रंट बन जाएगी तो अगेन हम उसको प्राइमरी वेव फ्रंट मान लेंगे, तो उससे फिर से सेकेंडरी सोर्स बनेगा उस पॉइंट पर। जैसे एक वेव फ्रंट से दूसरा बना लिया जब आपने, तो दूसरा से तीसरा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दूसरे को पहला मान लेंगे। अब उसके सारे पॉइंट क्या मान लेंगे? सेकेंडरी सोर्स, और फिर से उस पर सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा। फिर तीसरा बन जाएगा तो तीसरा जो वेव फ्रंट बनेगा उसको फिर से प्राइमरी वेव फ्रंट मान लेंगे, तो फिर से उस पर सेकेंडरी सोर्स उत्पन्न हो जाएगा। कहो ना, एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट बनाने का क्रम जो था वो किसने बताया? हाइगेंस ने बताया। उस बात का फायदा उठाते हुए हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ का प्रूव कर दिया था। कैसे किया था जरा एक बार रिवाइज करेंगे। ये मान लीजिए एक तल है, इस तल पर कोई लाइट आ रही है और अपवर्तन के पश्चात उसी मीडियम में उतने ही कोण पर चला जाएगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जी भैया, अच्छी बात है। एक दूसरी लाइट मंगवानी पड़ेगी क्योंकि हमें वेव फ्रंट बनाने के लिए दो लाइट लाना पड़ेगा। तो दूसरी लाइट मान लीजिए ऐसी आई और ये लाइट टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी इस तरह से। तो मेरे भाई ये जो लाइट आ रही है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण, है ना? रे डायग्राम बनाने आना चाहिए डियर आपको। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। सबसे पहले यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्या है भाई? इसका अभिलंब यहां है और इसका अभिलंब, ये दोनों अभिलंब हैं। और मेरे लाल मेरे पीले, आप अगर इस अभिलंब को ध्यानपूर्वक निहारो तो यहां जो कोण बनेगा वो होगा एंगल आई, बोलो। और यहां जो कोण बनेगा वो क्या होगा? हमें दो की ही जरूरत पड़ेगी। हम बीच, अच्छा यहां पर भी आर बनता है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। आर बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए उसको हम नॉमेनक्लेचर में शामिल नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, वहां ढेर सारा पॉइंट बनेगा। फिर क्या करा था मैंने? इस पॉइंट पर पहला वेव फ्रंट बनाया था। और वेव फ्रंट कैसी बनाई जाती है? हमेशा प्लेन के या आने वाली लाइट के लंबवत होती है। तो भाई साहब इस पॉइंट और इस पॉइंट में ऐसा कोई पॉइंट ढूंढिए जहां से 90 डिग्री बनाता हुआ ये लाल लाल कलर का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पहली वेव फ्रंट है। बनाया था, याद है आपको? बहुत अच्छे। अच्छा, दूसरा वेव फ्रंट कहां बनाया था मैंने? इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट का क्या नाम दिया था डियर? बी डैश। बी से कहा आएगा। अब इससे 90 डिग्री बनाता हुआ एक दूसरा ये वाला वेव फ्रंट होगा। आप मुझे बता दीजिए ये कोण 90-90 होगा क्या? और ये कौन सा पॉइंट माना था मैंने? ए डैश माना था। अच्छा, ये भी तो 90 है, ये भी 90 है। अगर अब हम आपसे यहां पर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई दो लाइन हो, सपोज दैट ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच का कोण अगर आई है तो इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर खींचे गए लाइंस के बीच का कोण भी कितना होगा? ये ला है, आप लोग इसका प्रमेय पढ़ते हैं हाई स्कूल में। तो कैसे बनाएंगे साहब? साहब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, इस लाइन के। तो भाई साहब परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत।
अरे मतलब 90 डिग्री, तो इस लाइन के 90 डिग्री खींचेंगे जो किरण, तो ऐसी जाएगी ना भाई, सोचो ऐसी ही तो जाएगी। आप अगर ध्यान देखो तो हरियर हरियर कलर की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो लाल लाल है। अरे बोलो, तो यहां पर दूसरी जो किरण आ रही, जो ऊपर से आ रही, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो खींचेंगे वो तो ऐसी जाएगी भाई। तो जब इन दोनों लाइंस के बीच एंगल आई है, तो इनके इस पॉइंट से उन रेखाओं पर खींचे गए परपेंडिकुलर के बीच का कोण भी कितना होगा, आई ही होगा। ये आ जाइए, अभी तक मैंने आई की इन दो कोणों के बात करा है, इन दोनों के बीच का कोण क्या है बाबू, आई है ना। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची गई है ये वाली, और इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये वाली। तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो जाएगा, लप से बताओ तो, आई हो जाएगा ना, कहो ना। अच्छा, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन से हम निकाल सकते हैं यार, अगर ये आई है ना तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये टोटल 90 है, 90 में से 90 माइनस आई कर देंगे, फिर से वैल्यू वही आएगी। तो वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि ये तो याद कर लीजिए, एक जगह कहीं याद कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको पूरे फिजिक्स में लगाते रहिए घूम घूम कर। अच्छा, यहाँ पर भी वही काम कर दीजिए। हम अगर ध्यान दें तो ये दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच का कोण कितना है बाबू, आर है। तो अगर इन दोनों लाइन के बीच का कोण आर है, तो इन पर खींचे गए परपेंडिकुलर के बीच का कोण भी कितना होगा। तो इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर जब लाइन खींचेंगे तो ये वाली बनेगी, और इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये वाली बनेगी। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, आर ही होगा। तो मेरे भाई इसके परपेंडिकुलर कौन सी है, लाल लाल, अरे बोलो, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, हरियर हरियर। तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, क्या आर हो जाएगा। सोच पा रहे हैं क्या, बहुत अच्छे। इस कंसेप्ट को आप लगाइए, जल्दी से उत्तर आएगा। फिर मैंने क्या कहा था बाबू, कुछ नहीं, सिंपल। मैंने कहा था जो लाइट बी से बी डैश जा रही है और जो लाइट ए से ए डैश जा रही है, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कुछ चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए यहां से यहां जाने में और यहां से, क्योंकि देखो एक वेव फ्रंट है और वो अगली वेव फ्रंट है, तो दो वेव फ्रंट के बीच जो टाइम लगेगा ना बाबू, वो तो सेम होगा ना, बोलो। ये सेम फेज में होंगे और ये भी सेम फेज में होंगे। तो अगर ये 2008 के पास आउट है, ये 2012 के पास आउट है, तो 2008 से 12 में चाहे यहां से यहां जाओ तब वो 4 साल लगेगा, और चाहे यहां से यहां जाओ तब वो 4 साल का गैप है। बात समझ रहे हैं ना, इनका फेज तो सेम है। तो इसलिए इन दोनों को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने में भी जितना समय लगेगा, इस पॉइंट को, यानी कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए जितना समय लगेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप बी से बी डैश जाओ, चाहे ए से ए डैश जाओ, दोनों जगह टाइम क्या रहने वाला है। तो मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू, ये बात कैसे समझ में आई है, हाइगेंस प्रिंसिपल ने बताया था कि वेव फ्रंट का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम ये कह पाएंगे कि टाइम टेकन बाई ए डैश, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगेगा, टाइम टेकन बाई बी बी डैश, दोनों क्या होगा। अब यहां पर मैंने न्यूटन्स का फार्मूला लगा दिया था, कौन सा फार्मूला, दूरी बराबर, अच्छा, समय बराबर दूरी बटे, अच्छा दूरी क्या था, ए को ए डैश जाना है तो दूरी हो जाएगा ए डैश। अच्छा, चाल क्या होगा, मीडियम में मान लीजिए चाल है वी, वैसे तो सी होगा क्योंकि यहां निर्वात मान सकते हैं हम, और बी से बी पॉइंट तक जाने की जो डिस्टेंस होगी वो बी बी डैश होगी। और यहां पर चाल क्या है, क्योंकि जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको हमने काट दिया था, यहां से उत्तर आ गया था ए डैश बराबर, बात समझ में आई, ये कर दिया था। इसके बाद क्या किया था वो ध्यान दीजिए, मैं इस त्रिभुज ए बी बी डैश, ए बी त्रिभुज, अरे ये क्या है, त्रिभुज ए बी व त्रिभुज ए डैश बी दिखाई दे रहा है, बोलो भाई, ए डैश बी। देखिएगा ध्यान से, इन दोनों त्रिभुज को मैं अलग से बना देता हूं आपके लिए। ये है डियर बी, ये है ए और ये है बी डैश, और दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं डियर, ये 90 है, ए डैश है, ये है ए और ये है बी डैश, बोलो ना, यहाँ 90 है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। इन दोनों त्रिभुज को घूर घूर के देखो तो बाबू, क्या जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा, ए बी डैश, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, बोल दो, कह दो। और क्या बराबर है, एक भुजा और बराबर है, ए बी डैश, ए बी डैश, आई एम सॉरी यार, बी बी डैश है ना, एक सेकेंड यार, अरे यहां दिया है ना,
तो ये बात हम लिख देंगे। तो ए डैश बराबर, ये तो दिया है, या प्रूव कर दिया है मैंने। और क्या करा था बाबू, एक कोण कितना है, एंगल बी एंगल ए डैश दोनों क्या है 90 डिग्री है ना, पक्का बराबर है, इसलिए क्योंकि ये समकोण है। अब आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, बल्कि फार्मूला के एक प्रमेय पढ़ा था, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हाँ भैया, क्या कहता है ये, अगर कोई दो त्रिभुज हो, राइट एंगल हो दोनों, और उनका कर्ण समान हो, इसका भी कर्ण कौन है ए बी डैश, इसका भी कर्ण कौन है ए बी डैश, दोनों का अगर कर्ण समान हो और कोई एक भुजा बराबर, देखो साहब दोनों समकोण है और दोनों की एक भुजा बराबर है, अरे हाइपोटेनियस बराबर, सॉरी कहाँ हो रहा है, यहाँ ये हाइपोटेनियस बराबर है और ये भुजा बराबर हो रहा है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी बी डैश सर्वांगसम हो जाएगा ए डैश बी डैश, और कोई तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी सारी भुजा और कोण सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मेरे लाल अगर आप ध्यान से देखो तो ए के सामने ये कौन सी भुजा है, जौन सी भुजा बराबर होगी उसके सामने वाला कोण बराबर होगा, तो कौन किसके बराबर है, ए डैश बराबर है, सॉरी 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 कहाँ है, ए डैश बराबर है किसके, बी बी डैश के ना, तो क्या यही भुजा बराबर है, बोलो, तो इसके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, तो आई, इसके सामने का कोण है आई और उसके सामने का कोण है आर, तो एंगल आई बराबर हो जाएगा किसके, ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा यार, इस तरह से बहुत सारा करवाया गया होगा वहां, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। ये हमारे हाइगेंस प्रिंसिपल का पहला पार्ट है और ये बहुत पूछा जाता है, आप इसको तैयार रखेंगे, समझ रहे हैं ना। अब हम चल रहे हैं किस पर, सेकंड प्रमेय पर। आपको मैंने रिपीट कर दिया, कल थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ था, मैंने दोबारा बता दिया। क्या कॉन्सेप्ट लगाना, आप ये फिगर बनाने आना चाहिए, दूसरी बात टाइम बराबर करना है, टाइम बराबर करने से एक भुजा बराबर हो जाएगी और बाकी दो भुजाएं आपस में पहले ही बराबर हैं, तो बस इस तरह से उनको जो है सर्वांगसम प्रूव कर देना और सर्वांगसम प्रूव करके लिख देना कि एंगल आई बराबर एंगल, आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा। कल मैंने ये बता दिया था, जो लोग नहीं आए थे मैंने रिपीट भी कर दिया और डिटेल में कल समझाया था, वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आप हेडिंग लगाइए, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार के द्वारा, हाइगेंस सिद्धांत के द्वारा स्नेल के नियम की व्याख्या, स्नेल नियम की का निगमन लिख सकते हैं, व्याख्या नहीं, हाइगेंस सिद्धांत के द्वारा स्नेल नियम का निगमन, या ब्रैकेट में लिखिएगा स्नेल नियम की व्याख्या, या ब्रैकेट में लिखिएगा परावर्तन के नियम की व्याख्या, अब सॉरी हाँ अपवर्तन के नियम की व्याख्या। अपवर्तन के नियम की व्याख्या, जैसा मैंने इसको किया है वैसा उसको भी करना है। हेडिंग लगा दिया है, अब समझने पर फोकस लगाइए, अगर आप समझ जाएंगे तो भूलेगा ही नहीं, ये जितना आसान है, समझेंगे नहीं भाई तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए साहब, अपवर्तन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम को चीर के दूसरे में चली जाती है, चली जाएगी ना, तो सपोज दैट ऊपर माध्यम है विरल और नीचे क्या है डियर, मतलब हम लाइट को विरल से सघन में भेज रहे हैं। अब यहाँ अपवर्तन चल रहा है तो यहाँ प्रकाश का तो परावर्तन लिखा था हमने, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल अपवर्तन हो जाएगा। हमने पढ़ा है एक बार, लेकिन अब ये किसकी मदद से इसकी व्याख्या की जा रही है भैया, हाइगेंस प्रिंसिपल के मदद से। और हाइगेंस ने बताया कि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो सारी बातें अब वेव फ्रंट के हिसाब से कर रहे हैं। चलो जी, तो एक काम करो, पहले तो 2 लाइट मंगवा लो, तो ये रही पहली लाइट आ गई, और एक लाइट को मंगवा लो, दूसरी लाइट आ गई, आ गई क्या, आ गई, ठीक है। अब बताना जल्दी से, अरे पहले तो वो बनाओगे ना इसका,
हाँ ये गंदा सा बन गया अविलंब यार, इसका अविलंब तो दोनों तरफ बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइट आर पार जाएगी। क्यों अतुल भाई, बड़े टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात है? ये अभिलंब है इसका नॉर्मल। मेरे लाल आने वाली किरणें क्या है? आपतित। क्यों हेमा मालिनी जी बड़ी खुश नजर आ रही हो आप, कोई मामला है क्या? हैं भाई आजकल कुछ पता नहीं। अच्छा ये तो किरण अभिलंब की तरफ झुकेगा, अच्छा इन किरणों को क्या बोलोगे बाबू आप? एक तो यार मेरी लिखने की जो है ना, यस। अच्छा बाबू एक बात बताओ, जांगल को क्या बोलोगे? आई। और जांगल को क्या बोलोगे? आई। आर बोलना पड़ेगा भाई। अब इसमें यार आई और आर में क्या हंस लेना है तुम लोग हमेशा तैयार रहते हो बस। मैं जैसे जोकर लगता हूँ क्या तुमको हमेशा? अच्छा मैं कहीं जाता हूँ ना तो बच्चे मुझसे मिलने से पहले हंस लेते हैं, मन में हंस के तब नमस्ते सर, हम कहे ठीक है भैया नमस्ते। पता नहीं क्या यार, मैं तो बल्कि सीरियस रहता हूँ, रोड पे चलता हूँ तो बिल्कुल सीरियस रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ। लेकिन उन्हें जब देखिए तो बगल में पहले तब नमस्ते करते हैं, पता नहीं क्या है। यस तो ये है आई और ये है, अच्छा आर तो यहां भी बनेगा लेकिन हमें वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हम बना रहे हैं। कोई मन कर रहा किसी का बनाने का बहुत तो वो बना सकता है, अभी फिगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए हम बच रहे हैं। अब बताओ जल्दी से, हमें तो बेब फ्रंट बनाना पड़ेगा ना, और मुझे कोई बताएगा पहली बेब फ्रंट कहाँ बनाऊं मैं? क्या मैं पहली बेब फ्रंट यहां बना दूं? और ये हमेशा कैसी होगी? यहां भी यहां भी, यहां भी 90 होगा, बोलो। अच्छा दूसरी बेब फ्रंट कहां बनाऊंगा? इस पर ना, तो इस पॉइंट पर दूसरी बेब फ्रंट बनेगी भाई। बोलो भैया। और यहां 90 है, ये भी 90 है। अब ये वाली डिस्टेंस तो ज्यादा दिख रही है और होनी भी चाहिए थी क्योंकि यहां मीडियम कैसा आ गया है? सघन। तो अगले मीडियम में लाइट की रफ्तार क्या हो जाएगी? स्लो, तो वो कम दूरी चल पाएगा ना, लेकिन टाइम क्या रहेगा? सेम, क्योंकि रफ्तार कम है तो दूरी कम है, बोलो। लेकिन समय बाबू क्या रहने वाला है? सेम। जितना समय इस लाइट को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा ना, उतना ही समय अगेन इसको लगेगा, क्योंकि इसकी रफ्तार कम होगी अगले मीडियम में, इसलिए कम दूरी चल पाए। दूरी आज सेम नहीं आने वाला, पिछले कंडीशन में दूरी भी सेम आ गई थी, याद करो, ए डैश और बी डैश। ये पॉइंट है ए बी और ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा। तो मेरे भाई कल के डेट में हमने जब सवाल को किया था तो वहां ए डैश और बी डैश की डिस्टेंस भी बराबर आई थी। अच्छा टाइम बराबर तो होगा ही होगा क्योंकि वो कंडीशन है किसकी? हाइगेंस प्रिंसिपल की। उन्होंने ये बात बताई है कि एक वेव फ्रंट को दूसरी वेव फ्रंट तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि अगर 2008 तुम 2008 के पास आउट हो, सारे लोग होंगे ना, इस वेव फ्रंट पर कोई भी पॉइंट होगा बाबू, सारे 2008 के पास आउट है और इस पे 2015 के पास आउट है। तो इस वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल 2008 से 2015 में पहुंचने के लिए आपको 7 साल लगेगा, तो लगेगा, टाइम सेम रहेगा क्योंकि फेज आपने सेम माना था, समझ रहे ना? तो एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं, अगर आप अगली फेज में जा रहे हैं तो पक्की बात है गैप आपका सेम रहेगा, गैप बदल नहीं सकता। हाँ आपकी रफ्तार स्लो है तो चली गई दूरी से अलग हो सकती है, लेकिन गैप सेम होगा अर्थात टाइम सेम होगा। बात समझ में रहे? समझ रहे हैं? तो यहां फिर से क्या कहूंगा मैं, फिर से बात कहूंगा सर, हाइगेंस प्रिंसिपल से, हाइगेंस सिद्धांत से टाइम टेकन टू ए, सॉरी टाइम टेकन ए टू ए डैश, टाइम टेकन ए टू ए डैश, वो बराबर होगा मेरे लाल किसके? टाइम टेकन बी टू बी डैश, या ऐसे लिख दीजिए सीधा सिंपल, टी ए डैश बराबर टी। हाँ बाबू, ये बात कहां से बोल पा रहा हूं मैं?
हाइगेंस प्रिंसिपल से बोल पा रहा हूँ। हाइगेंस ने ये बात बताई है, हमें समझाई है कि एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट में जाने के लिए आपको सेम समय लगेगा, टाइम में कोई अंतर नहीं हो सकता। क्लियर है? अब बताओ जल्दी से, यहां क्या आपका इस बार डिस्टेंस सेम आने वाला है? क्या ए डैश बी डैश के बराबर आने वाला है? नहीं, वहां मीडियम दूसरा था तो यहां मीडियम, तो लाइट की रफ्तार क्या हो गई है भैया? अलग अलग, तो डिस्टेंस तो सेम आने वाला नहीं है। लेकिन फार्मूला लगाऊंगा मैं, मानूंगा नहीं। समय का फार्मूला क्या है? दूरी बटे, अच्छा अगर हम इस वेव फ्रंट की बात करें तो इसकी दूरी क्या है? ए डैश। अच्छा चाल क्या होगी इस मीडियम में बाबू बताओ तो? हमें तो अलग अलग मानना पड़ेगा। इस मीडियम में लाइट की चाल क्या मान लिया मैंने, और इस मीडियम में लाइट की चाल क्या मानना पड़ेगा? क्या इस बात से कोई दुखी है? सबको पता है ना कि इस मीडियम में विरल अलग होगा और इस मीडियम में, तो इस मीडियम में अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इस मीडियम की रफ्तार लेनी पड़ेगी ना। तो इस मीडियम में लाइट ए से ए डैश जा रही, तो दूरी क्या हो गया? ए डैश, ए बाबू मेरी रफ्तार क्या है इसकी? समय बराबर फार्मूला में भुला जाते हो आप, चाल बटे आई एम सॉरी दूरी बटे चाल, यही है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो समय है वो निकालूं तो यही दूरी होगी, ए डैश दूरी हो गया, और चाल क्या मान रहा हूं मैं? v2 बराबर। दूसरा कंडीशन क्या है डियर? इस पॉइंट का ना बीबी का, तो बीबी यहां पहुंच रही है, ज्यादा आगे मत बढ़ने दो, समझ लो दिक्कत हो जाएगा। तो बीबी कहां पहुंची है? यहां से यहां ना। ओके सर, ये बीबी डैश हो गई, और इसकी रफ्तार क्या लेना पड़ेगा हमें? v1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो ना, समझ में आया कि नहीं? बता दो पहले तो यार। अब आपने ध्यान पूर्वक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज? इसे समीकरण एक बोल दो, यही छोड़ दो अभी। त्रिभुज ऊपर वाला एक त्रिभुज बन रहा है ए बी बी डैश, त्रिभुज ए बी, व त्रिभुज नीचे वाला ए डैश ए, सॉरी यार कैसे बोलूं इसको? ए डैश भी बोल दूं, ए डैश बी डैश। देख पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे। जानते हैं बाबू, इस त्रिभुज में एक कोण 90 है, इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 है। इस त्रिभुज की एक भुजा जो ये है ना ए बी डैश, वो दोनों में क्या है? कॉमन है। लेकिन मुझे चाहिए था ए डैश, तो ए डैश तो ये वाली भुजा है, और इसमें बी डैश चाहिए था हमें, क्योंकि देखो फार्मूले में हमारे क्या आया है, हम ना ए डैश और बी डैश को हटाना चाहते हैं वहां से। तो कैसे हटाऊं सर? मैं इस फिगर को बनाता हूं तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो सर ध्यान से देखना, क्या यही वो बी है और ये ए है? बोलो भाई। और ये एंगल कितना माना था मैंने? आई एम सॉरी, आपको पहले एंगल नहीं बना के दिखाया, आ जाइए दिखा देते हैं। इन दोनों कोणों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का वो एंगल कितना है? आई। तो इनके बीच एंगल अगर आई है तो इनके परपेंडिकुलर के बीच भी क्या होगा? एंगल। तो देखो साहब, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये वाली। और इसके परपेंडिकुलर कौन सी है? ये वाली। तो इनके बीच का कोण भी क्या हो जाएगा? ये कोण आई कहां से लाया है बताओ जल्दी से? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सभी लोग कर लेंगे? चलो भाई, इन दोनों के बीच का कोण क्या है? आर। तो इनके लंबवत खींची गई रेखाओं के बीच का कोण भी क्या होगा? तो इसके लंबवत कौन सी है? ये वाली। और इसके लंबवत कौन सी है? ये वाली। तो यहां का कोण भी क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? तो बताओ जल्दी से, ये कोण मैं क्या ले लूं? आई। और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा? बी डैश। दूसरा त्रिभुज बनाओ नीचे वाला, यहां 90 है, ये ए है, ए डैश है, बी है, ये कोण क्या है बाबू? आर। जानते हैं मुझे रिप्लेस करना है ए डैश, तो आप मुझे बताओ ए डैश क्या है इसमें? कहाँ है ए डैश यार? इसमें है ना ए डैश, मैंने गलत लिख दिया क्या? ए बी बी डैश, ए डैश बी, हाँ ठीक है। तो ए डैश इससे निकलेगा, यहाँ बी डैश छूट गया है, अच्छा ठीक है। तो ए डैश तो यहां से निकलेगा इस त्रिभुज से, और बी डैश किससे निकलेगा? इस त्रिभुज से। बोलो। तो चलो भाई बता दो, एक समकोण त्रिभुज है, मैं करने जा रहा हूं ना, अच्छा मैं लेने जा रहा हूं ना, कौन सी भुजा ले लूं भाई? ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये कौन सी भुजा हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो हम ऐसी ले लें जिससे ये आ जाए और ये आ जाए, तो कास लेना साइन लेना पड़ेगा ना, साइन आई ले लो। इस त्रिभुज में साइन आई देखो तो, साइन आई लो भाई, लंब बटे कर्ण। क्लियर है? अच्छा इसमें साइन आर ले लो,
साइन आर, साइन आर इसमें लो तो लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए बी डैश, बोलो ना। तो यहां से बी बी डैश बता दो कितना हो जाएगा, क्या ए बी डैश साइन आई हो जाएगा? हाँ जी, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। यहां से ए डैश बराबर ए बी डैश साइन आर, मैं दोबारा नहीं बताने वाला भाई, ये ज्योमेट्री है, क्या करोगे, फिर से एक बार बता ही देते हैं। देखो डियर, इस त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में हम क्या पाइथागोरस वो लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, क्या पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो जब मैं साइन थीटा, थीटा के सामने लंब होता है, तो ये बाबू साइन थीटा लंब, लंब क्या हो जाएगा बी बी डैश, और साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा इसके लिए ए बी डैश, तो ये हो गया, इसमें वो वाला लगाया साइन आर, तो सामने हो जाएगा लंब ए ए डैश और कर्ण होगा ए बी डैश। तो मेरे लाल अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो बी बी डैश की वैल्यू ये आ गई है और ए डैश की वैल्यू, अब हम लिख देंगे समीकरण एक से, वही रिप्लेस कर दीजिए, उत्तर आ चुका है। कैसे करेंगे साहब, ए डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश साइन आर बटे V2, और बी बी डैश की जगह पर ए बी डैश साइन आई बटे V1। क्या ए बी डैश कट जाएगा क्या बाबू, आप यहां पर लिख पाएंगे ना? अच्छा, दोनों तरफ सी से गुणा करा दो, तो सी बटे V2 इंटू साइन आर, क्या, और यहां क्या बन जाएगा सी बटे V1 साइन आई। अच्छा बताओ, सी बटे वी क्या होता है, म्यू, तो ये म्यू 2 बन जाएगा, म्यू 2 साइन आर बराबर, और ये क्या बन जाएगा म्यू 1 साइन, और यही क्या है स्नेल का इति सिद्धम। क्लियर है, कोई समस्या परेशानी भैया? बहुत आसान है ना। क्या करना पड़ेगा आपको, लाइट को चित्र बनाना है, पहली वेव फ्रंट दूसरी वेव फ्रंट, टाइम को सेम करना है, टाइम सेम करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, और फिर थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा करके ए डैश और बी बी डैश को इस तरह से निकाल लेना। जो बच्चे तेज होंगे ना वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो साहब ये कर्ण है तो इसकी ये भुजा हो जाएगी ए बी कॉस थीटा और ये भुजा हो जाएगी ए बी साइन थीटा, तो वो बराबर उस तरह से भी कर सकते हैं, जो सोच पाए उतना, और जो नहीं सोच पाते हैं वो यहां से कर लें। नोट कर ले इसको भैया, देख लो फटाक से बताओ क्या है पहला टॉपिक। वेव फ्रंट मैंने समझा दिया और हाइगेंस प्रिंसिपल समझा दिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, और दूसरा टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस, हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। समझ रहे हैं? तो चलिए पार्ट यानी कि टॉपिक 2 पर हेडिंग लगाएंगे बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस। हाइगेंस प्रिंसिपल हो गया ना, क्या करूं, असफलता, इसमें असफलता और सफलता की कौन सी बात है, क्या हाइगेंस प्रिंसिपल का क्या, तो पहले बता दिया ना मैंने, तो वो जो थ्योरी आई थी ना 4-5, उस थ्योरी में कुछ इन्होंने बात बोली थी, उसी में समझाया था। असफलता और सफलता कहाँ आपके सिलेबस में होगा, चलो ठीक है देख लेंगे उसको, कल देख लेंगे, है ना। आज मुझे इंटरफेरेंस शुरू कर लेने दो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं। हाँ वो लिखवा देंगे कल, आज रहने दो उसको। तो हेडिंग लगाओ व्यतिकरण। और यहां से न्यूमेरिकल बनेगा व्यतिकरण से, ठीक है। बिल्कुल लुल्ल छाप न्यूमेरिकल बनेगा। कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल सन्न से बनेगा आपसे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, वहीं उल्टा लटक जाओ तो वो। तो क्या बताया, व्यति, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इंटर। अच्छा जानते हैं इंटरफेरेंस जो होता है ना, वो बेसिकली हमें YDSC पढ़ना है। YDSC इंटरफेरेंस में हमें क्या पढ़ना है, YDSC। हमको बढ़िया से अच्छे से समझना जो है YDSC को समझना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना है। लेकिन इस बात को पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस होती क्या है। अब देखो डियर, हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर इंटरफेरेंस को समझा देंगे तो यहां से सुनोगे ऐसे उड़ता हुआ चला जाएगा, इसलिए पहले हम आपको बिल्कुल आपके देहाती भाषा में इंटरफेरेंस को समझाते हैं, ठीक है ना। जब इंटरफेरेंस समझ में आ जाएगा तब मुझे बताना, मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा तुरंत फिजिक्स के लैंग्वेज से, ठीक है ना। शुरू करें। इंटरफेरेंस आपको बाबू साउंड वाले चैप्टर में भी देखने को मिलता है।
आप लोग गांव में देखते होंगे, जब दो साउंड आमने सामने रख के बजाओ ना, तो कभी उसकी आवाज़ बढ़ जाती है और कभी उसकी आवाज़, ध्यान से सुनना, कभी तो देखना, कभी उसकी आवाज़ बढ़ जाती है और कभी आवाज़ घट जाती है। तो इंटरफेरेंस वहाँ भी होता है, साउंड में भी, सर लाइट में भी होता है। तो एक बार आपने साउंड में पढ़ना था पिछले साल, लेकिन वो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उतना ज़्यादा बेसिक आपका क्लियर होगा नहीं, इसलिए आपको हमें बिल्कुल बेसिक से समझाना पड़ेगा। तो देखिए डियर, इंटरफेरेंस होता क्या है, इसका सीधा सा मतलब है दो लाइट का टकराना। सर दो लाइट का टकराएंगे, लेकिन कैसे और कब? मान लीजिए दो समान आवृत्ति समझते हैं, फ्रीक्वेंसी, और समान कला, अगर दो लाइट समान आवृत्ति में, समान कला, समान आवृत्ति और समान दिशा, एक डायरेक्शन, एक ही दिशा में, और क्या बाबू, समान कला, अगर अध्यारोपित हो एक दूसरे के ऊपर, समझाते हैं एक एक करके। दो समान आवृत्ति की लाइट एक ही दिशा में जा रही हों और उनकी कलाएं सेम हों और एक दूसरे को अध्यारोपित हों, तो उनके अध्यारोपण से जो घटना मिलती है देखने को, उस घटना का नाम है व्यतिकरण। अब मुझे पता है तुम्हें तनिको समझ नहीं आया है, सिंपल समझो। पहले तो बताओ कला क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। फेज समझते हैं? मैंने आपसे कहा था फेज इज नोन एज थुथुन। थुथुन समझते हो? जैसे मेरा थुथुन इधर है, समझ रहे हैं? तो थुथुन, आपकी जो लाइट होती है ऐसे ऐसे करके चल रही होती है, वेव ऐसे ही चलती है डियर। तो बताना जल्दी से, तो इस पॉइंट पर जो लाइट का थुथुर है किधर है? ऊपर है। अच्छा, इस पॉइंट पर यहां देख लो तो किधर है थुथुर? नीचे है। तो थुथुन इज नोन एज एनीथिंग, थुथुन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फेज। और ये बेसिकली एंगल होता है। जैसे मान लीजिए मेरा थुथुर इधर है और किसी का थुथुर इधर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। क्लियर है? मेरा थुथुर इधर है, एक का उधर है, तो दोनों के बीच का क्या होगा? अंतर। यहां पर एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, कलांतर। कलांतर, जिसे हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। मैं सिंपल पहले समझा रहा हूं इंटरफेरेंस, अभी कुछ भी फिजिक्स का टॉपिक नहीं आया है। फेज डिफरेंस। तो फेज क्या होता है? लाइट की जो डायरेक्शन होती है, जब लाइट वेव के रूप में आगे बढ़ रही होती है, हर एक पल उसकी जो, कहना चाहिए, ये जो सिरा होता है ना, जिधर वो मुंह करके जा रही होती है, वही उसका फेज होता है। बात क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां से लाइट शुरू हो रही है मान लो, और ऐसे जा रही है, तो अभी इस समय इसका थुथुर किधर है? नीचे। फिर यहां से थोड़ी देर बाद किधर हो गया? ऊपर। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से हमारी लाइट आगे बढ़ रही है, ऊपर नीचे इसका थुथुर हो रहा है। और ये बेसिकली एंगल होता है, कोण होता है। क्लियर है ना? बोल दो। तो आपसे मैं एक सवाल पूछूं, चलो बता दो मुझे, यहां पर इस पॉइंट पर इसका थुथुर किधर होगा? इस तरफ। और इस पॉइंट पर इसका थुथुर किधर होगा? दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना बाबू, वो कलांतर होगा। इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन, इन दोनों को सटा दो तो इनके बीच में जो कोण आएगा वो क्या होगा? कलांतर या फेज डिफरेंस। ध्यान दीजिए, व्यतिकरण आपको तब देखने को मिलेगा जब दोनों की कलाएं क्या हो? सेम हो, सेम कला हो, दोनों का थुथुर एक के ओर हो। दोनों का थुथुर अलग अलग हुआ तो व्यतिकरण नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात क्या है? उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आवृत्ति क्या होता है डियर? बताओ, कोई मुझे बताएगा? फ्रीक्वेंसी। हाँ, उसकी अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। एक समय में किए गए चक्रों की क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आप जल्दी से बता दो मुझे, मान लीजिए यहां पर मैंने एक वेव बनाई है ना, और एक वेव और बनाता हूं मैं। आप इन दोनों वेव को ध्यान से देखो, इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग है? लगभग सेम है। बोलो, क्योंकि जब ये नीचे जा रहा तब ये भी नीचे जा रहा, जब ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? या बल्कि कह सकते हैं श्रृंगों और गर्तों की संख्या सेम रहेगी। इनके बीच में जो डिफरेंस है ना बाबू, ये डिफरेंस वो हमेशा अगर बराबर है दो वेव के बीच में, तो उनकी कला भी सेम रहेगी। और सॉरी, कला कह रहा हूं, उसकी आवृत्ति सेम रहेगी। आवृत्ति का सीधा सा मतलब है इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए।
हालांकि ये तो तरंग दैर्घ्य होता है, लेकिन अगर ये सेम नहीं होगा तो उसकी आवृत्ति सेम हो नहीं सकती। तो कल के डेट में आपसे कोई कह दे कि सेम आवृत्ति का क्या मतलब है, तो कहना ऐसी दो वेव जिनका तरंग दैर्घ्य सेम हो। ये डिफरेंस दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो उसकी आवृत्ति क्या मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी। तो देखो ध्यान से, व्यतिकरण होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। जिन दो लाइट को टकराने आप जा रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, उनका थुत्थुर यानी उनका फेज सेम होना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होनी चाहिए, टकरानी चाहिए। आप लोगों ने वो गांव में देखा होगा, मान लीजिए आपके घर में कुछ बना कोई भी चीज़, चलो मान लीजिए आपके घर में मुर्गा बना, ठीक है। अब मुर्गा बना तो मुर्गा खाओगे तो उसमें एक है ना, एक हड्डी का टुकड़ा आपने फेंक दिया, हाँ ये फेंक दिया। अब मान लीजिए इधर से एक डॉग आया और इधर से एक डॉग आया, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, झपट्टा मारेंगे, मारेंगे कि नहीं मारेंगे। जब एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारेंगे तो देखना कभी कभार ये जब लड़ते हैं ना तो इनका तुत्तुर ऊपर उठ जाता है, ऐसे या तो ऊपर उठ जाएगा या तो गिर जाएंगे नीचे, दो घटना होती है ना। तो यही इंटरफेरेंस है, यही व्यतिकरण है। जब वो झगड़ाते टकराते हैं ना तो डियर वहाँ पर इंटरफेरेंस की घटना हो जाती है। लेकिन वो तो भाई साउंड के केस में है, हम तो लाइट के केस में समझ रहे हैं। तो इंटरफेरेंस की घटना कब होगी, कंडीशन पहले तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, कलांतर सेम होना चाहिए, और एक दूसरे से टकरानी चाहिए। टकराएंगे तो है ये। अब जैसे कि इसका दूसरा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है शादी ब्याह में। शादी ब्याह में आप जाओ, अब शादी ब्याह में आप जब जाओगे तो सामने से मान लो कोई आ रहा है, आप जा रहे हो मान लो, ठीक है ना, और सामने से कोई आ रही है। अब आप जा रहे हो और वो आप जा रहे हो, वो आ रही है, तो आप सामने से एक दूसरे से क्या कर जाओगे, टकरा जाओगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तभी आपको व्यतिकरण देखने को मिलेगा, दोनों की उम्र सेम होनी चाहिए। क्लियर है ना, आप भी 18 साल के हो, सामने वाला भी 18 साल का हो, तभी व्यतिकरण हो सकता है, वरना व्यतिकरण नहीं होगा। तो जब सामने से कोई आता है या आती है तो आप दोनों क्या कर जाते हो, जस्ट टकरा जाते हो। टकराने से जस्ट पहले आप लोग थोड़ा मुड़ना चाहते हो, आप लेफ्ट मुड़ते हो तो सामने वाला या वाली लेफ्ट मुड़ती है, और आप राइट मुड़ते हो तो सामने वाला या वाली राइट मुड़ता है। तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं यार, कन्फ्यूजन हो जाता है कि इधर मुड़े कि उधर मुड़े, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, घचपचा से जाते हैं। तो ये जो घचपचाना है लाइट का या ह्यूमंस का, जो ये घचपचाना है, इस घचपचाने की घटना को क्या कहा जाता है डियर, व्यतिकरण कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? तो आपके जीवन में जरूर एक आध बार व्यतिकरण हुआ होगा। ए छोड़ो जी, किसी के जीवन में हुआ है व्यतिकरण? साइकिलिस्ट ठोक दिए थे, हाँ तो व्यतिकरण इसका हो गया है, चौनिया गया था। अब अगर शादी ब्याह में बाबू इस तरह से ना व्यतिकरण हो जाए ना, और ये लड़की के साथ हो जाए ना, तो 2 दिन तक ऐसे शर्मा के भागे। होता है कि नहीं होता है? आधा काम तो उसका वहीं हो गया है, बोलो। तो वहां पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां क्या हो गया है, व्यतिकरण हो गया। ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, समझ लीजिए। किसका सिग्नल है? आधा काम तो हो ही गया है। आप लोगों का जलवा है। चलिए जी, किसकी डायरेक्शन? अरे साहब, ये लाइट इधर से जा रही है और ये लाइट इधर से आ रही है। आप देखिएगा ध्यान से, यहां ये पॉइंट है तो एक ही डायरेक्शन में, तो यहां पर जब वो टकराएंगी ना, ये दोनों लाइट एक दूसरे से टकराएंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगी कि चमकना है कि नहीं चमकना है। देखना ध्यान से बाबू, व्यतिकरण करना तो 2 कंडीशन हो सकता है, चप्पल भी पड़ सकता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं भैया, संभाल के। चप्पल पड़ जाएगा तो सुन्न हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा आंखों के सामने। तो बाबू ये जब 2 लाइट इस तरह से टकराती है ना, तो यहां पर भी कभी कभार क्या हो जाता है, या तो बहुत रंग बिरंगा हो जाता है, रंगीन हो जाता है, और या तो फिर क्या हो जाता है,
अंधकार हो जाता है। जब चप्पल पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और जब अच्छा सोचो, देख करके मुस्कुरा दी तो क्या हो जाएगा? आहा, रंगीन हो जाएगा। अंधकार भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो कुछ लोगों के जीवन में रंगीन हो जाता है और कुछ लोगों के जीवन में अंधकार हो जाता है। इसलिए व्यतिकरण की घटना अच्छा भी है और समझ रहे हैं अभिषेक भाई? समझा करो आप। तो आपके साथ हुआ है कभी व्यतिकरण? नहीं हुआ है, करना है ना व्यतिकरण। बस सर कहीं अंधकार हो गया तो आए बाबू। तो व्यतिकरण क्या है? सिंपल, दो लाइट का टकराना। जब वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमको चमकना है या फिर नहीं चमकना है, जान नहीं पाती। आप सोचो, लाइट बहुत ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाबू फिर भी अंधेरा छा जाता है। क्लियर है ना? लाइट के होने के बावजूद भी वहां अंधेरा छा जाता है। यही बड़ी गजब की घटना है। सर इसका एग्जाम्पल बता दो। आपने साबुन का बुलबुला देखा है? साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। अगर आप उसको ना कहीं रख दो उजाले में ना, तो आप देखना वो बाबू बड़ा रंगीन दिखाई देगा, जबकि वो व्हाइट कलर का होता है। हाँ, या फिर कहीं सड़क वड़क पे पेट्रोल या डीजल कुछ गिर जाए, देखा है क्या? तेल वोल गिर जाता है तो क्या चमकीला दिखाई देता है? वो क्यों इतना रंग बिरंगा दिखाई देता है? क्योंकि वहां लाइट का क्या हो रहा है? व्यतिकरण हो रहा है। बात समझ में आई ना? तो व्यतिकरण के कंडीशन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा जिसे हम रंगीन बोलेंगे, और या तो अंधकार हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछता है कि व्यतिकरण क्या है, ये मैंने सिंपल शब्दों में समझाया अपने नॉर्मल लाइफ के जीवन से रिलेट करते हुए। अभी मैं फिजिक्स के टेक्निकल शब्दों में समझा रहा हूं। तो व्यतिकरण आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? जब दो लाइट का थुत्थुर एक के ओर हो, दोनों की कलाएं सेम हो, दोनों की आवृत्ति सेम हो और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करने वाली हो, टकराने वाली हो, तो उनके टकराने से लाइट का अचानक से रंगीन होना या अंधकार में होना, यह घटना कहलाता है व्यतिकरण। और बाबू आपको बड़ा मतलब ऐसे ऐसे रंग दिखाई देंगे वहां पर, नई रंग दिखाई देते हैं। पेट्रोल वेट्रोल कहीं पर सड़क पे गिरा रहता है, देखो कितना बढ़िया रंग दिखाई देता है। जो रंग वहां पर मौजूद नहीं वो भी दिखता है आपको। बोलो, चप्पल पड़ जाएगा तब तो सारे रंग गायब। पेट्रोल मतलब वो पेट्रोल के ही जगह पर आपको रंगीन भी कुछ हिस्सा दिखाई देगा और कुछ हिस्सा अंधकार काला सा हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये घटना कहलाती है व्यतिकरण। अब इसको टेक्निकल शब्दों में समझेंगे कल, आज नहीं।